हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। आज पढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिट्टी, कृषि और पशुपालन। ठीक है दोस्तों, मिट्टी, कृषि और पशुपालन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मिट्टी का ही पढ़ लेते हैं कि मिट्टी हमारे यहाँ की कैसी है, कितनी है और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं दोस्तों। ठीक है, पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20 क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, कितने हैं? 20 क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र टोटल 9 है। कितने हैं दोस्तों? टोटल 9 क्षेत्र हैं। ठीक है, कुल मृदा समूह क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र की संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों? संख्या 8 है। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि का क्षेत्र कितना है? ठीक है, कुल कार्यशील जनसंख्या में यानी जो उत्तर प्रदेश का 100% में से कितनी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में है? ठीक है दोस्तों, कितनी है? 59.3। ठीक है, 59.3। कब के लिए, कब डेटा प्राप्त हुआ दोस्तों? 2011 जनगणना के बाद का ही है। ठीक है, राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कुल प्रतिवेदित क्षेत्र दोस्तों 24,170 हेक्टेयर है। कितना है? 24,170 हेक्टेयर है। ठीक है, और वन का क्षेत्र कितना है जिसमें जंगल है, झाड़ी है, वो है जंगल के लिए कितना है? वन 1,659 हेक्टेयर। कितना है? 1,659 हेक्टेयर। ठीक है, ऊसर और खेती के दोस्तों, ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, वहां पे ऊसर है, न तो खेती कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऊसर और खेती के अयोग्य, यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, बंजर भूमि है या ऊसर है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 462,000 हेक्टेयर। कितना है? 462,000 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, एकदम डीपली पढ़ रहे हैं दोस्तों ये लेखपाल में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी बहुत पुटअप होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से, जो कृषि बेकार भूमि है, जो वहां पे ना तो खेती कर रहे हैं, ना जंगल है, ना कुछ है, कितना है? 405,000 हेक्टेयर। ठीक है, क्या है? कृषि बेकार भूमि है। ठीक है, अस्थायी चारागाह भूमि, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अस्थायी चारागाह की कितनी भूमि है। ठीक है, तो दोस्तों चारागाह की भूमि कितनी है? 65,000 हेक्टेयर। कितनी है दोस्तों? 65,000 हेक्टेयर। ठीक है, वृक्षों, झाड़ियों और आदि की भूमि, मतलब जो वहां पे वृक्ष लगे हुए हैं, झाड़ियां हैं, ठीक है, रोड के किनारे जो लगते हैं वृक्ष, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो कितना है दोस्तों? 305,000 हेक्टेयर में लगा हुआ है। कितना? 305,000 हेक्टेयर में। ठीक है, पूछता है प्रति क्षेत्र कितना है। ठीक है दोस्तों, प्रति क्षेत्र दोस्तों 1,122,000 हेक्टेयर। कितना है? 1,122,000 हेक्टेयर। ठीक है, और अन्य प्रति क्षेत्र में जहाँ पे घास फूस होते हैं, जंगली खरपतवार होते हैं, वही प्रति क्षेत्र होता है। और प्रति क्षेत्र में भी जंगली खरपतवार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य प्रति क्षेत्र कितने हैं? 509,000 हेक्टेयर। कितने हैं दोस्तों? 509,000 हेक्टेयर। ठीक है, खेती के अतिरिक्त, ठीक है दोस्तों ध्यान से, खेती के अतिरिक्त पूछा है अन्य उपयोगों में आने वाली भूमि, जो वहां पे खेती नहीं कर रहे हैं, वहां पे अलग चीज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे आने वाली भूमि की संख्या कितनी है? 3,46,000 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 3,46,000 हेक्टेयर। ठीक है, वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल कब? 2011 में। ठीक है, वास्तविक बोया गया क्षेत्र कितना है? 16,546,000 हेक्टेयर। यहाँ पे खेती होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हर फसल बोई जाती है। कितने एरिया में? 16,546,000 हेक्टेयर में। ठीक है दोस्तों, एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, पूछा है दोस्तों कि एक बार में
सबसे अधिक कब बोया गया था, तो उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 9,549,000 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, कितना, 9,549,000 हेक्टेयर एक बार से अधिक है यहाँ पे फसलें बोई गई थी। ठीक है, कितने एरिया में, टोटल पूछा गया है एक साल के अंदर कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना होता है, और हर साल लगभग इतनी ही बोई जाती है, कितना, 26,147,000 हेक्टेयर। कितना, 26,147,000 हेक्टेयर जो प्रति वर्ष इतनी हमारी फसलों का उत्पादन देती है, इतने जमीन पे फसलें उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कितना, 26,147,000 हेक्टेयर। ठीक है, कृषि गणना, ठीक है दोस्तों, वह एक तो जनगणना होती है, एक होती है कृषि गणना। जनगणना में सभी को पता है कि व्यक्तियों को काउंटिंग होती है, और कृषि गणना में होता है कि हमारी जो जमीनें हैं वो काउंटिंग होती है। ठीक है, 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब तो डिजिटल हो गया है सारा, वहां पे खाता संख्या और गांठा संख्या आता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कैसे होता है। पूछा है कि राज्य में क्रियाशील जोतों की संख्या, ठीक है, जहां पे खेती हो रही है कंटिन्यूअस, ठीक है, वहां की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, तो कितनी है दोस्तों, 2,29,22,900। कितनी है, 2,29,22,900। 2010-11 क्या कृषि गणना के अनुसार, ठीक है, राज्य में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुल संख्या पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 17,089। कितना है, 17,089,000 हेक्टेयर। कितना है, 17,089,000 हेक्टेयर। ठीक है, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत आकार है। क्या पूछा है दोस्तों, राज्य में सभी वर्गों का जोत औसत आकार पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्या, राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत आकार कितना है, एवरेज है इसका 0.76 हेक्टेयर। ठीक है, कितना, 0.76 हेक्टेयर। कौन सी कृषि गणना के अनुसार है, 2010 और 11 के अनुसार है। ठीक है, अब दोस्तों कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कुल क्रियाशील, ठीक है, कुल क्रियाशील, ये भी देख लेते हैं कैसे कैसे है दोस्तों। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बृहद। ठीक है, इसका पूछा है कि सीमांत कितने प्रतिशत में है, लघु कितने प्रतिशत में है, यहाँ प्रतिशत में ये डेटा और ये डेटा क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, कितना हमारा प्रतिशत में है और इतना हमारा क्षेत्रफल में है, और प्रति वर्ग है, क्या है, प्रति वर्ग, प्रति वर्ग। ठीक है, तो जो सीमांत है 79.23% में, कितना, 79.23% में, और क्षेत्रफल है इसका 0.39 हेक्टेयर प्रति वर्ग। ठीक है, कितना है, 0.39 हेक्टेयर। ठीक है, लघु जो सीमांत है, लघु क्रियाशील में है 13.14%। कितना है दोस्तों, लघु के लिए है 13.14%, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 1.39 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, जो अर्ध माध्यम है 5.79%, 5.79%। इसका एरिया कितना है दोस्तों, 2.40 हेक्टेयर है। ठीक है, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम में है 1.73। ठीक है, 1.73 में इसका हेक्टेयर है 5.52। ठीक है, जो बृहद है, सबसे बड़ा एरिया में, इसका रेंज कितना है, बस 0.11% है, बृहद सबसे बड़े एरिया में। ठीक है, इसका कितना है, 15.01 हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल रहता है। ठीक है दोस्तों, कितना, 15.01 हेक्टेयर के पास। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, ये मिट्टी का है, कृषि का है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों
मृदा संरचना पढ़ते हैं, ठीक है, मृदा संरचना पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम मृदा संरचना, ठीक है, कि अपने यहाँ कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो प्लासीस्टोसीन, ठीक है दोस्तों, प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से क्या बना है, कौन से निक्षेपों से बना है दोस्तों, गंगा यमुना मैदान बना है, ठीक है दोस्तों, नदियों के निक्षेपों से बना है, क्या बना है, गंगा यमुना मैदान बना है, कौन से युग से, प्लीस्टोसीन से, ठीक है, प्लीस्टोसीन से। गंगा यमुना मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, तो गंगा यमुना मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को कौन से नाम से जाना जाता है, ठीक है, नवीन खातर नाम से जाना जाता है और प्राचीन जलोढ़ को बांगर नाम से जाना जाता है, किस नाम से, बांगर नाम से, ठीक है। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, स्थानीय भाषा में पूछा है, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी को नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट को क्या कहा जाता है दोस्तों, खादर मृदा को ही कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, खादर मृदा को ही नई जलोढ़ बोल देते हैं, बलुआ बोल देते हैं, मटियार बोल देते हैं या मटियार दोमट बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। स्थानीय भाषा में इसी चीज को पूछा है कि पुरानी, स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, ठीक है, पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो बांगर मृदा को क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट इत्यादि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण काप, कीचड़ और बालू के द्वारा होता है, जो नदियां अपने साथ लेके आती हैं, ठीक है, वह एक जगह एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मृदा में ध्यान रखिएगा आप, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है, तो दोस्तों किसकी अधिकता होती है, पोटास और चूने की अधिकता होती है, ठीक है। और कमी किसकी होती है दोस्तों, तो जब अधिकता है तो कमी भी होगी, अधिकता हो गई चूना और पोटास की, कमी हो गई नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व की, किसकी कमी हो गई दोस्तों, फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य जैव तत्वों की, ठीक है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, ठीक है, कौन सी मिट्टी मिलती है, लवणीय मिलती है, क्षारीय मिलती है, ठीक है, जिन्हें सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं, बंजर कहते हैं, कल्लर कहते हैं या रेत कहते हैं, ठीक है। इन जगहों पे हमारा कुछ भी नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है, न तो कोई फसल होगी न कुछ होगा, न पेड़ पौधे खरपतवार तक भी नहीं होते हैं दोस्तों, किसमें, ऊसर में, बंजर में, कल्लर में या रे में, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र आपको बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं, वो पूछा है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो मथुरा और आगरा के पास पाई जाती है, कहाँ कहाँ, मथुरा और आगरा में पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो काली मिट्टी मोस्टली पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में पाई जाती है, कहाँ कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में, वो भी कहीं कहीं स्थानों पे पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेंगुर, करेल या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, रेंगुर, करेल या कपास मृदा या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कपास की खेती काली मिट्टी में ही होती है, ठीक है। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़, भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, ये इसके मिट्टियों के प्रकार है, लाल मृदा, परवा या पड़वा स्थानीय लैंग्वेज और किताबी लैंग्वेज दोनों है, मार या माड़,
राकर या राकड़, भोंटा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ होती है दोस्तों? सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड में ही होती है। किसके कारण? लाल मिट्टी के कारण। ठीक है, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक मिट्टी का कटाव कहाँ पे होता है? किससे होता है? जल से होता है। किससे होता है सबसे अधिक मृदा अपरदन? जल के कारण होता है। ठीक है, प्रदेश में अवनलिका अपरदन यानी जल अपरदन, दोस्तों जल अपरदन को अवनलिका अपरदन भी कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक जल अपरदन कहाँ पे होता है? तो इटावा, आगरा और जालौन। ठीक है, क्रमशः ये सबसे अधिक इटावा में, उसके बाद आगरा में, इसके बाद जालौन में। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पे मृदा अपरदन होती है। यहाँ से मिट्टी कट के बहुत बहती है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। ठीक है, अवनलिका अपरदन का कारण क्या है? ठीक है, यहाँ पे जो जल अपरदन होता है, मृदा अपरदन होती है, सॉरी मृदा अपरदन किसके कारण होता है? यहाँ पे बीहड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, बीहड़ के कारण न अवनलिका अपरदन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, किसके कारण? बीहड़ के कारण। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये। वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन से होते हैं? वायु अपरदन, अभी तो पढ़ रहे थे हम मृदा अपरदन, जल से ज्यादा होता है। अब वायु अपरदन। ठीक है, वायु अपरदन से प्रभावित जिले दोस्तों मथुरा, आगरा और इटावा ही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वायु अपरदन होता है। क्या होता है? वायु अपरदन होता है। ठीक है, फसल चक्र अपनाने से क्या हानि होती है? ठीक है, फसल चक्र अगर अपना रहे हैं हम, फसल चक्र अपना रहे हैं तो सबसे कम से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। हमारी उर्वरा शक्ति जो खेत की है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, वो बरकरार रहती है। ठीक है दोस्तों, फसल चक्र अपनाने से। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मृदा संरचना खत्म हो गई है और आगे पढ़ेंगे कल हम क्लास इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।